नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। हरियाणा के नारनौल में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की रेल कनेक्टिविटी का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए और सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ये परियोजना विकसित भारत के विजन को साकार कर रही है। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक हब से इलाके की कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आज यहां से पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ये क्षेत्र आने वाले समय में बड़े आर्थिक हब के तौर पर विकसित होगा। वो भी तो कहा है ना, उन्हीं के ही दिशा निर्देश के अंदर ये चला है। प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है, ये वही तो विकसित भारत है। आज आप देख रहे हैं हरियाणा, पूरा देश, हमारा हरियाणा आज एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं बचा जो 4 लाइनिंग एक्सप्रेसवे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे उनसे ना जुड़ा हो। हर जिला जुड़ा है। आप कल्पना कीजिए, नांगल चौधरी पहुंचने के लिए चंडीगढ़ से 2014 से पहले 10 घंटे, कितने 10 घंटे इतना बड़ा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब, इस क्षेत्र को मैंने कहा है ना बोलते हुए, ये क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत होगा। आर्थिक रूप से आज यहां से पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स जो यहां मौजूद थे, वो इंटरेस्ट यहां दिखा रहे हैं। ये क्षेत्र एक आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, आपने देखा, जो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर शुरू होता है और ये बम्बे तक हमारे जो व्यापारी हैं, हमारा किसान है, हमारे जो उद्योग इंडस्ट्रियल जगत के लोग हैं, एक बहुत बड़ा लाभ उनको मिलेगा। कम समय के अंदर गति से उनका सामान दुनिया के बाजार में पहुंचेगा। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। और ये जो नांगल चौधरी एरिया है, जिसका प्रयास अभय सिंह जी ने किया, आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी नींव रखी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को गति से आगे बढ़ाने में कोई भी विषय हो, वो उसको आगे बढ़ाते हैं, पीछे नहीं रहने देते। ये ऐसा क्षेत्र आप देख रहे हैं। अभी तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, 2012 के बाद ये क्षेत्र हरा भरा दिखाई देने लगा है। नहीं तो 2014 से पहले देख लो क्या था, रेत का उड़े करा था, यही रेत उड़े करा थी यहाँ से। फिर आपके सामने है मोदी जी किस तरीके से भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। परंतु देखिए, कुछ लोग हैं वो तो दुष्प्रचार करते ही हैं। उनको तो कोई अच्छी चीज भी हो, उसके अंदर भी सबसे पहला खड़े हो जाएंगे। अब काम तो है नहीं कोई, उन पर काम तो कोई रहा नहीं। अब तो उन्होंने उसमें से विरोध भी नहीं निकाल सकते भी क्या विरोध करा, वो भी नहीं रहा। झूठ बोल रहे सारा दिन, झूठ बोल कर अपना काम चला ले, अपनी हाजिरी लगवा ले आप लोगों के बीच में। या तो कोई मुद्दे की बात हो, मुद्दा तो है नहीं, मुद्दा नहीं है तो फिर झूठ तो बोलना पड़ेगा। मेरा आग्रह है सभी से कि देखिए, विपक्ष के इस झूठे झांसे में नहीं आना चाहिए। देश आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उसको सपोर्ट करनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये सपना था एक जो आज पूरा हुआ है। आज पहली ट्रेन चली है और ये आर्थिक राजधानी बनेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब तक ये पूर्ण रूप में नहीं आता,
उनकी लिस्ट के अंदर ये पहले स्थान पर है, ये स्थान पहले स्थान पर, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो, यहाँ युवाओं को रोजगार मिले और हमारा किसान समृद्ध हो, हमारे इंडस्ट्री आएगा, यहाँ का माल नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ जिले का, रेवाड़ी का, ये दुनिया के बाजार में जाए। ये बहुत बड़ी कल्पना है। मैं धन्यवाद करूंगा, आज पहली ट्रेन चली है, झंडी दिखाई है और आने वाले समय के अंदर ये गति से यहाँ एक बड़ा जो इंटीग्रेटेड हब बना है ये और गति से आगे काम करेगा। आदरणीय। तो वहीं गुरुग्राम में विरोध प्रदर्शन को लेकर के सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि काले झंडे दिखाना कोई अपराध नहीं है, फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर और गिरफ्तारी क्यों की गई है। हुड्डा ने दोनों जिला अध्यक्षों समेत हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं पर से मुकदमे वापस लेने और सरकार प्रशासन से माफी मांगने की मांग की है। क्या किया ये काले झंडे दिखाए। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में किसी का विरोध करने का अधिकार प्रजातांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। उसके बाद लेकिन पुलिस ने जो बर्बरता करी, कायराना पुलिस ने कार्रवाई करी, वो काला इतिहास बना। गुड़गांव के इतिहास में, गुरुग्राम के इतिहास में काला इतिहास बना। पुलिस ने सीआईए की अलग अलग टीम्स लगाई पूरे गुड़गांव में और एक एक को उठाने का काम किया। जो कांग्रेस का साथी वहां पे मौजूद था। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में वंदे मातरम को लेकर के सियासी संग्राम देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी विधायक दल ने रिज मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस के खिलाफ जवाबी धरना दिया। करीब 1.5 घंटे चले प्रदर्शन में बीजेपी विधायकों के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम और शहीदों के बलिदान का प्रतीक है और इसके सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा के कार्यक्रम से वंदे मातरम का उल्लेख बाद में हटा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ यमुनानगर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच पुलिस प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है और शहर से कूड़ा उठाने को लेकर सफाई कर्मचारियों और पुलिस के बीच जमकर के तनातनी देखने को मिली। विरोध कर रहे कर्मचारी जेसीबी से आगे खड़े हो गए और जिसके बाद पुलिस और कर्मचारियों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने कई सफाई कर्मचारियों को पकड़ करके गिरफ्तार किया। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और प्रशासन की कार्रवाई जारी है। होशियारपुर के रहीमपुर सब्जी मंडी में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत फैल गई। अज्ञात हमलावरों ने करीब 20 से 25 राउंड गोलियां चलाई। फायरिंग में मनप्रीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल करके हमलावरों की तलाश की जा रही है। वहीं जीरकपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी कार्रवाई करते हुए मैगडी रोड से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से कुल 57,200 नशीली गोलियां बरामद की। इनमें 56,000 लोमोटिल और 1,200 अल्प्राजोलम की गोलियां शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान दोनों आरोपी बैग लेकर के पहुंचे और पुलिस को देख करके भागने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद उन्हें दबोच लिया गया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत में मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। तो वहीं कनाडा के अल्बर्टा प्रांत स्थित एडमंटन शहर में शुक्रवार को गुरुद्वारे के भीतर चाकूबाजी की घटना सामने आई, जहां नानकसर गुरुद्वारा गुरसिख मंदिर परिसर के भीतर एक अज्ञात व्यक्ति ने 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। ये घटना तब हुई जब एक व्यक्ति ने शादी की रस्म से पहले अरदास में बाधा डाली। यह हमला सुबह 5 बजे के बाद एडमंटन के उत्तर पूर्वी बाहरी इलाके में स्थित नानकसर गुरुद्वारा गुरसिख मंदिर में हुआ। एडमंटन पुलिस के अनुसार 14 स्ट्रीट और हॉर्स हिल रोड के पास हुई इस घटना की सूचना मिलने पर
मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने गुरुद्वारे में हुए हमले की कड़ी निंदा की। पीएम ने हमले में घायलों को लेकर की चिंता भी जताई और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कार्नी ने कहा कि इस घटना से पूरा समुदाय सदमे में है। तो दिवंगत जसविंदर सिंह भल्ला की पहली बरसी पर उनके बेटे एक्टर पुखराज भल्ला ने परिवार के साथ सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका। परिवार ने गुरु घर में माथा टेक करके गुरु साहिब का आशीर्वाद लिया और सभी की भलाई के लिए अरदास की। पुखराज भल्ला ने अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए उनसे जुड़ी यादों को याद किया। उन्होंने कहा कि ये परिवार के लिए बेहद भावुक पल है और पिता की यादें हमेशा दिलों में रहेंगी। बस जी 22 तरीक हो गई है तो 1 साल हो गया उन्होंने साढ़े कोलों गया रुखसत होया नूं, पर बहुत देर तो ख्वाहिश सीगी कि उस दिन असी श्री सचखंड साहब दी नगरी च आईए ते मत्था टेकी अरदास करिए। सो उन्हां लई अरदास कीती है जी, दिल नूं बहुत सुकून मिलिया ते अरदास कीती है कि जिथे भी वो हैगे ने मालक उन्हां नूं खुश रखण, अपनी चरनी लाई रखण। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ? ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਹ ਕੈਰੀਅਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ। जालंधर में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का कथित तौर पर फर्जी आधार कार्ड बनवा करके विवाह कराने का मामला सामने आया। परिवार का आरोप है कि लड़की 26 जुलाई को घर से चली गई थी, जिसके बाद उसकी उम्र छिपाने के लिए कथित जाली पहचान पत्र तैयार किए गए। परिजनों के मुताबिक उनकी जानकारी और सहमति के बिना दस्तावेजों के आधार पर लड़की का विवाह कराया गया। आरोपी पक्ष की ओर से कोर्ट मैरिज किए जाने का दावा भी सामने आया। परिवार और सामाजिक प्रतिनिधियों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। खराब करना भाई, ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਚ ਇਦਾਂ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਪਾਓ। तो जालंधर का ये मामला आपको बता रहे जा रहा है कि 15 साल की नाबालिग बच्ची का दस्तावेज बदल दिए गए हैं। फर्जी तरीके से उसकी उम्र आधार कार्ड में बढ़ा करके दिखाई गई है। हालांकि परिजनों की ओर से शिकायत दर्ज करा दी गई है थाने में और पुलिस से ये मांग की गई है कि किसी भी तरीके से इस परिजन को न्याय दिया जाए। तो फर्जी दस्तावेज बनाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल बताया जा रहा है कि दरअसल लड़की को के भागने का मामला सामने आया था। लड़की जब अपने घर से निकल गई थी और उसके बाद से कुछ लोगों की ओर से उसकी सहायता की गई। उसके फर्जी तौर पर डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवाया गया जिसमें कि उसकी उम्र बढ़ा करके दिखाई गई है और उसके बाद उसने कोर्ट मैरिज भी की। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, जांच जारी है। लड़की हमारी 15 साल की है, जितने अंदर भगाए ले गए हैं और आधार कार्ड बढ़वाए के तक वो कहीं शादी कर ली है तक हमारे बगल में रहा थे और चौकी थाना दौड़ रही थे। तो वो कहा था एक दिन साहब कहीं के लॉरेन बिश्नोई गैंग जौन है उनका पुलिस वाले दिल्ली पकड़े चले गए हैं, कोई पुलिस ही यहाँ नहीं है। तो हम अपन हर्जा की है दौरे घूमे थे, कहूँ सुनवाई ना हो। तो आपकी तरफ से कंप्लेंट दी गई है? हाँ। कौन से थाने में दी गई? चौकी में दिन का रहा है तो वही साहब बताएं कि लेदर कंप्लेक्स चौकी में दरखास्त दिया। देखो जी मुद्दा तो बड़ी गंभीरता वाला है। एक गरीब प्यो जिस दी बेटी ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਗਲਾ ਕੇ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਬੱਚਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੀਬ ਬਾਪ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਲੈਦਰ ਕਮਰਾ ਚੌਂਕੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬਾ ਗੇਲ ਥਾਣੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਤਮੰਨਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ।
तो वहीं होशियारपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कांगड़ा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज और पूर्व सांसद विजय सांपला शामिल हुए। कार्यक्रम में डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उनकी राष्ट्र सेवा, देश की एकता और अखंडता के लिए दिए गए योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ ही अन्य लोग भी मौजूद रहे। मुझे वो दिन याद आ गया। गुरदासपुर के दुरांगला सरकारी अस्पताल की जर्जर इमारत मरीजों और स्टाफ की टेंशन बढ़ा रही है। बारिश के दौरान छतों से पानी टपकने और वार्डों में पानी भरने से मरीजों के बेड तक गीले हो जाते हैं। जलभराव के चलते अस्पताल में सांप और जहरीले कीड़े निकलने का भी खतरा बना हुआ है। अस्पताल करीब 20 से 25 गांवों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देता है, लेकिन मरीजों के ठहरने और भर्ती की सुविधाओं की कमी है। लोगों और स्टाफ ने सरकार से जल्द नई बिल्डिंग का निर्माण शुरू करने की मांग की है। ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਬਸ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਆ। ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਸ ਸਟਾਫ ਦੇ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ। ਸੱਪ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਸੱਪ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਲੱਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਐਸਟੀਐਮ ਸਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ PWD ਦੇ JE ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਣਵਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਰਵਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ PWD ਵਾਲੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਵਗੈਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਲਵਾਉਣ ਵੀ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਚੌਂਦਾ ਆ, ਬੈੱਡ ਸਭ ਗਿੱਲੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਮੇਂਗਣਾ ਪਈਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 70-80 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਬੇਸਾਬੀ ਆ। ਸੱਪ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਜੰਗਲ ਜੂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਧਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਥੋੜਾ ਸਟਾਫ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਣ। ये मुश्किल है। पंचकुला में आज पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के कर्मचारियों की पेंशन संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के नेतृत्व में NPS से प्रभावित कर्मचारी इस यात्रा में शक्ति प्रदर्शन करेंगे और समिति का ये कहना है कि पुरानी पेंशन सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। कर्मचारी हरियाणा में राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर OPS बहाली की मांग कर रहे हैं। समिति ने साफ कहा है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है, आंदोलन जारी रहेगा। आपको छूट लेकर, आपको हौसला रखकर इस आंदोलन में शामिल होना होगा। मैं जिला प्रधान और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ राकेश छावड़िया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, जानकारी चाहेंगे आपसे कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के जिस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा था, अब इन कर्मचारियों को क्या आश्वासन दिया गया है?
जी आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर इनका जो प्रोटेस्ट है पिछली 2 अगस्त शुरू हुआ था। ये रोहतक से शुरू किया गया था और लगातार जो है इनका प्रोटेस्ट डे बाय डे तेज किया जा रहा है और अपनी मांगों को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि हिमाचल और राजस्थान में जो पेंशन को लेकर चल रहा है वही हमारे यहाँ पे हरियाणा में भी हमें ये चीज चाहिए, तो उसको लेकर ये अपनी मांग रख रहे हैं, जिसको लेकर अभी तक जो है हरियाणा सरकार की तरफ से इस चीज को लेकर कोई सुनवाई नहीं की गई है। लेकिन आपको बता दें आने वाली 7 फरवरी 2027 को लेकर एक बड़ा प्रोग्राम जो कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है, तो तब तक इस चीज को लेकर जो है बहाली करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि बार बार जो है हरियाणा सरकार का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, लेकिन हर बार जो है इनको एक कमिटमेंट की जाती है लेकिन पूरा नहीं होता है। तो अभी देखना होगा कि ये महासम्मेलन तक ये कंप्लीट होता है या इनको लारे लगते हैं या वहाँ पे कोई बड़े प्रोग्राम में कोई सुनवाई होती है, ये तो आने वाली तस्वीरें बताएंगी जी। ठीक है, साथ ही ये भी जानकारी दीजिएगा कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति की ओर से ये जो रैली निकाली गई और इसमें कर्मचारियों को जोड़ने का प्रयास किया गया, इस यात्रा के जरिए इनका क्या संदेश है, क्या कुछ मांगे अब इनकी ओर से की जा रही है और क्या वाकई में किसी बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? जी आपको बता दें कि जो पुरानी पेंशन बहाली है उसमें जो उनकी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर, क्योंकि जैसे महंगाई है अभी भी पेट्रोल 100 के ऊपर है और ऑयल की बात करें तो 200 से 250 रुपए लीटर मिलता है, सब्जियां तक भी महंगी हो चुकी हैं। तो दूसरी तरफ अगर बात करें इनकी पेंशन की, सैलरी से आधी इनकी पेंशन होती है तो उसमें गुजारा करना बड़ा मुश्किल होता है कि परिवार सबके बड़े होते हैं। तो ये चाहते हैं कि हम जो हमारी पेंशन है जो बाकी स्टेटों के मुकाबले जैसे बढ़ाई जाती है हमारा भी सेम वही होना चाहिए। तो उसको लेकर कई बार सरकार के अधिकारियों से और हरियाणा सरकार से कई बार बातचीत हो चुकी है और हर बार कमिटमेंट की जाती है, लेकिन अभी भी वो अपनी मांगों को लेकर जो है इसका जो प्रोटेस्ट का रुख तेज कर चुके हैं। और अगर वो कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होते हम पूरे हरियाणा में चक्का जाम करेंगे, जगह जगह प्रोटेस्ट करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, तो कहीं ना कहीं देखना होगा आने वाले दिनों में हरियाणा सरकार सुनती है या क्या होता है, ये तो अभी आने वाली तस्वीरें बताएंगी जी। ठीक है, साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या प्रदर्शनकारियों को ये कहा गया है अब तक उनसे कि किसी प्रकार से कोई तारीख उन्हें दी गई हो मुलाकात को लेकर, चर्चा को लेकर के कोई आश्वासन? जी आपको बता दें कि अभी तक तो सिर्फ जो है प्रशासन के अधिकारी हैं या MLAs वगैरह हैं वो आके जरूर मिले हैं, उनसे उनकी विचार चर्चा चल रही है प्रशासन के साथ। तो लेकिन अभी कोई भी मंत्री या एग्रीकल्चर मंत्री या मतलब कोई भी सरकारी बड़ा अधिकारी अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा है कि जिसे आश्वासन जताया जा सके। और उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये हमारा प्रोटेस्ट डे बाय डे जारी रहेगा। अब देखना होगा ये कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा और हरियाणा सरकार कब तक इनकी बात सुनेगी, ये तो आने वाली तस्वीरों में पता चलेगा जी। ठीक है राकेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आपको वाराणसी लिए चलते हैं जहां इस वक्त सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हुए और क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। इंडस्ट्रीज आई है, रेस्टोरेंट्स आए, उसको प्रमोट करने के लिए हमने इसमें पार्टिसिपेट किया और मुझे बड़ी खुशी है कि जी हमने अपने हिमाचल के बारे में जो कि शिवालिक हिल्स, मिड हिमालय हिल्स, बिग हिमालय से ढका पड़ा है, स्नो वोन्ड एरिया मोर देन स्विट्जरलैंड है, वाटर बॉडीज है, डेंस फॉरेस्ट है, ये सब चीज़ों को हमने यहाँ बताया है। और हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर आए हिमाचल में, होटल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करे, कोई प्रतिबंध नहीं है। और क्या नया इनिशिएटिव हिमाचल के लिए लिया जा रहा है? नहीं, हिमाचल में टूरिज़्म को हमारी प्रायोरिटीज़ है और हम एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और हेलीपोर्ट कनेक्टिविटी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और आने वाले समय में जो भी टूरिस्ट आएगा शांत वादियों में स्वच्छ हवा का लाभ उठाकर अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए वापस जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, जेन ज़ी बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं रिचुअल साइट्स और ऐसे स्पॉट पे अकॉर्डिंग टू अदर पब्स एंड देखो चेंजेस भी इसमें हम आते हैं रिचुअल्स उसमें, पर सब लोग आते हैं क्योंकि जो हमारी हिंदू संस्कृति है वो एक दया की संस्कृति है, काइंड की संस्कृति है।
तो चाहे वो जंजी हो, चाहे मिडिल एज हो, चाहे ओल्ड एज हो, सब प्रकार के लोग हमारे जो रिलीजन है उस पर विश्वास करते हैं। और रिलीजन का मतलब है कि हमें वे ऑफ लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, सभी धर्मों का भी सम्मान करना है, यही हमारा कल्चर है। और सभी धर्मों को आगे साथ बढ़ाना, यही हमारी संस्कृति है। इसी संस्कृति ने बुद्धिज़्म को जन्म दिया, इसी संस्कृति ने सिखिज़्म को जन्म दिया, इसी संस्कृति ने जो हमारे जैनिज़्म को जन्म दिया। इस संस्कृति की अपार प्राथमिकताओं में और अपार जो उनका संस्कृति का बड़ापन है इस संस्कृति का, वो सभी धर्मों का सम्मान, सभी धर्मों का उत्थान ही इसका सबसे मूल मंत्र है। थैंक यू। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।